आज सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। आज डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे साफ साफ लफ्जों में यूरोपीय देशों को धमकी दी। डावोस में यूरोप के लीडर्स के सामने ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल को प्यार से मान लें, अगर विरोध करेंगे तो अंजाम बुरा होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकी फाइटर जेट्स के नाम गिनाए, मिसाइल्स के नाम बताए, वॉरशिप्स की पोजीशन के बारे में जानकारी दी और इसके बाद कहा कि वो यूरोप के देशों को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, डरा नहीं रहे हैं, लेकिन अमेरिका के पास बहुत घातक हथियार हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए यूरोपीय देशों की भलाई इसी में है कि वो चुपचाप ग्रीनलैंड को अमेरिका के हवाले कर दें, अमेरिका का कब्जा देने के लिए राजी हो जाएं। ट्रंप ने धमकी दी, लेकिन लहजा अलग था। कहा कि यूरोप प्रॉब्लम की जड़ बन गया है, यूरोप के नेताओं को सुधरना होगा, क्योंकि अब अमेरिका न उनके नखरे सहेगा, न उनकी हिफाजत के लिए फूटी कौड़ी खर्च करेगा। अब सवाल है कि ट्रंप चाहते क्या हैं? वो मिसाइल्स और बम की बातें करके दुनिया को किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? आज ट्रंप ने कौन कौन से यूरोपीय देशों के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने के आदेश दे दिए और ट्रंप की इन हरकतों का यूरोपीय लीडर्स ने क्या जवाब दिया? क्या ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप वाकई में जंग कर सकते हैं? क्या यूरोप के देश इसके लिए तैयार हो जाएंगे या फिर यूरोप के देश लड़ने के लिए तैयार हैं? इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको ट्रंप का अंदाजे बयां दिखाता हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में पहुंचने से पहले ही ट्रंप ने ग्रीनलैंड के इशू पर यूरोपीय देशों के नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। डावोस रवाना होने से पहले ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं के प्राइवेट मैसेजेस पब्लिक डोमेन में डाले। कहा कि अमेरिका के बिना नेटो की कोई औकात नहीं है। यूरोप राजी हो या ना हो, वो हर हाल में ग्रीनलैंड को अमेरिका के कब्जे में ले लेंगे। इससे क्लियर हो गया था कि डावोस में ट्रंप का रुख क्या होगा, वो क्या कहने वाले हैं। और फिर डावोस में ट्रंप ने बात ग्रीनलैंड से ही शुरू की और कहा कि यूरोपियन कंट्रीज खुद अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते, हर बात के लिए अमेरिका से गुहार लगाते हैं, फिर वो किस मुंह से ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कंट्रोल का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन से लेकर आर्कटिक क्षेत्र तक हर जगह अमेरिका ही रूस से मुकाबला कर रहा है और यूरोप के नेता अमेरिका को थैंक यू कहने के बजाय ग्रीनलैंड के इशू का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने टोमाहॉक मिसाइल, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर फाइटर जेट F-47 की ताकत के बारे में बखान किया और फिर कहा कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर या तो यूरोप के नेता प्यार से मान जाएं या फिर अमेरिका का गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहें। फैसला यूरोप के देशों को करना है, क्योंकि अमेरिका ग्रीनलैंड को तो लेकर ही रहेगा। Now what I'm asking for is a piece of ice. अब मैं सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा मांग रहा हूं, एक निर्जन और दूर दराज का इलाका जो दुनिया की शांति और स्थिरता में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हम अब तक यूरोप को जितना कुछ देते रहे हैं उसकी तुलना में ये बहुत छोटी सी डिमांड है। हम कई दशकों से उनको देते आए हैं, हमने उनको अरबों खरबों डॉलर की रकम दी है, वो हमारे हथियार खरीदते हैं। ये सच है, हम बहुत ताकतवर हथियार बनाते हैं और अब तो और तेज रफ्तार से बना रहे हैं। हमारे पास टॉम हॉक मिसाइलें हैं, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, F-35 फाइटर प्लेन है और अब नया फाइटर जेट F-47 बन रहा है। लोग कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला लड़ाकू विमान होगा। पता नहीं, सब लोग तो यही कह रहे हैं। आपको याद होगा 6 जहाज जिनका लोग पता तक नहीं लगा सके। हमारे B-2 बॉम्बर ईरान तक गए, वहां तबाही मचाई और फिर सुरक्षित वापस आ गए। तो हम दुनिया की सुरक्षा के लिए बर्फ का एक टुकड़ा चाहते हैं और वो देने से इनकार कर रहे हैं। हमने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। हम चाहते तो जमीन का वो टुकड़ा अपने पास रख सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उनके पास 2 विकल्प हैं, वो चाहे तो हाँ कहें, इससे हमें खुशी होगी, और वो चाहे तो ना कर दें, लेकिन फिर हम इसको याद रखेंगे। Or you can say no. इसके बाद ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेंट्स और ग्रीन एनर्जी को लेकर यूरोपीय देशों पर हमला बोला। ट्रंप ने कहा पिछले कई दशक से अमेरिका और यूरोपीय देशों में बड़े बड़े जानकार अप्रवासियों की मदद से देश की इकोनॉमी को ताकतवर बनाने की एक अजीब सी कोशिश कर रहे हैं।
एक अजीब सा नुस्खा आजमा रहे हैं। उन्होंने अपने बड़े बड़े कारखाने चाइना भेज दिए, वहां से सस्ता माल मंगाने की लत लगा ली। इससे यूरोप के देश बर्बाद हो गए। लंदन और पेरिस जैसे शहरों की शक्ल बिगड़ गई। ट्रंप ने कहा जिस तरह वो अमेरिका को पटरी पर ले आए हैं, उसी तरह अब यूरोपीय देशों को सही रास्ते पर आना होगा। घुसपैठ पर रोक लगानी होगी। चीन से माल खरीदना कम करना होगा, वरना यूरोप तबाह हो जाएगा। Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. यूरोप के कई ठिकाने ऐसे हैं जो अब पहचान में नहीं आते। सच में उनको पहचानना मुश्किल है। हम इस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन क्या ही बहस की जाए। मेरे दोस्त यूरोप से लौटकर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अब तो वो जगह बिल्कुल बदल गई है, और ये बात किसी अच्छी नीयत से नहीं कही जाती। यूरोप के शहर बदसूरत हो रहे हैं। मुझे यूरोप से प्यार है और मैं चाहता हूं कि यूरोप भी अमेरिका की तरह तरक्की करे, लेकिन यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है। हाल के दशकों में वाशिंगटन और यूरोपीय देशों में इस बात पर आम सहमति बनी कि तरक्की का एकमात्र रास्ता सरकारी खर्चे को बढ़ाते जाना, बड़े पैमाने पर बेलगाम अप्रवासियों को आने देना और विदेश से सस्ते सामान का आयात करना है। बड़े बड़े जानकार कह रहे थे कि तथाकथित गंदी इंडस्ट्रीज और छोटे मोटे काम वाले कारखानों को दूसरे देशों में भेजा जाना चाहिए और सस्ते ईंधन की जगह ग्रीन एनर्जी के नाम से घोटाला किया गया। जानकार कहते थे कि देशों को आगे बढ़ाने के लिए बाहर से झुंड के झुंड अप्रवासियों को लाकर बसाना ठीक होगा। यही रास्ता था जिस पर हमारे स्लीपी जो बाइडेन और पश्चिम के तमाम देशों के नेता चल रहे थे। उन्होंने देशों को अमीर, ताकतवर और महान बनाने के हर पुराने नुस्खे से मुंह मोड़ लिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़े बड़े बजट बने, व्यापार घाटा बढ़ता गया, सरकारी खजाने खाली होते गए। इन नेताओं ने मानव इतिहास में सबसे बड़े अप्रवासी झुंडों को आने दिया। हमने पहले ऐसे मंजर नहीं देखे थे। इन सब की वजह से हमारी आंखों के सामने हमारे देश तबाही की राह पर आगे बढ़ते जा रहे थे। इन नेताओं को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, और अगर उनको समझ में भी आ जाता है तो वो कुछ करते नहीं है। चूंकि ग्रीनलैंड के इस इशू पर बात अब बहुत बढ़ गई है, इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में यूरोपियन यूनियन के कई नेताओं ने खुलकर अमेरिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के भरोसे नहीं बैठे हैं। यूरोप अपनी रक्षा खुद कर सकता है। यूरोपियन यूनियन की इकलौती न्यूक्लियर पावर फ्रांस का रुख इस मामले में सबसे ज्यादा सख्त है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि यूरोप अमेरिका की दादागिरी के आगे नहीं झुकेगा। ट्रंप का नाम लिए बगैर मैक्रों ने कहा कि आज कुछ नेता दादागिरी पर आमादा हैं, तो यूरोप इसका कड़ाई से मुकाबला करेगा। हालांकि इसके बाद मैक्रों ने यह भी कहा कि यूरोप को बहुत एग्रेसिव होने की भी जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि वो आज रात या फिर कल सुबह आने वाले हैं और मैं आज रात को ही वापस जा रहा हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं उनको प्रस्ताव दूंगा कि इस साल फ्रांस G7 की अध्यक्षता कर रहा है, तो इसमें बातचीत का एक मौका हो सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि हमें बेहद शांत रहना चाहिए और खासतौर से अपने आर्थिक एजेंडे पर अटल रहना चाहिए और यूरोप को तेज प्रगति की दिशा में लेकर बढ़ते रहना चाहिए। आज जब नियम कायदों का सम्मान नहीं हो रहा, तो हमें अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए और इस मुश्किल वक्त में डेनमार्क के लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहना चाहिए। यूरोप के सहयोगियों से यही तो अपेक्षा है। मेरी नजर में एक और बात जो बहुत अहम है कि हमें अपने सिद्धांतों की हिफाजत पूरी ताकत से करनी चाहिए। हमें आक्रामक हुए बगैर अपने हितों की हिफाजत करनी चाहिए। हम आक्रामक नहीं हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम जो भी करते हैं सम्मानित तरीके से बिना डरे हुए करते हैं। हम अपने सभी साथियों की रक्षा करेंगे। नोट करने वाली बात यह कि ट्रंप के डावोस पहुंचने से पहले ही मैक्रों फ्रांस वापस लौट गए थे। हालांकि जिस वक्त डावोस में मैक्रों ये बयान दे रहे थे, उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप वॉशिंगटन डीसी में मीडिया से बात कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया मैक्रों और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को लेकर उनका क्या ख्याल है, तो ट्रंप ने कहा ये दोनों नेता उनकी पीठ पीछे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सामने आते ही मैक्रों और स्टार्मर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। इसलिए उनके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप इस वक्त इमैनुअल मैक्रो और कीर स्टारमर से अपने संबंधों को कैसे देखते हैं? और जब से आपने उनके प्राइवेट मैसेज पोस्ट किए हैं, क्या उसके बाद से आपकी उनसे बात हुई है? उनसे मेरी बात तो नहीं हुई,
पर मुझे लगता है कि उन दोनों से मेरी अच्छी पड़ती है। वो दोनों मुझसे अच्छे से बात करते हैं। जब मैं आसपास नहीं होता तो वो जरा सख्त बातें करते हैं, लेकिन जब मैं उनके पास होता हूँ तो मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं और मैं उन दोनों को पसंद करता हूँ। वो दोनों उदारवादी हैं और उनको अपने अपने देश की दिक्कतें दूर करनी होंगी। लंदन में बहुत सारी समस्याएं हैं और जब आप पेरिस को देखते हैं तो वहाँ भी बहुत सी दिक्कतें हैं। हालांकि ट्रंप की धमकियों से परेशान यूरोपियन यूनियन ने अब कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आज यूरोपियन पार्लियामेंट ने अमेरिका के साथ हुई टैरिफ डील पर ब्रेक लगा दिया। ट्रंप और यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच पिछले साल जुलाई में टैरिफ डील हुई थी। समझौते के तहत अमेरिका को यूरोपियन एक्सपोर्ट पर 15% टैरिफ लगाना था और इसके बदले में अमेरिका को यूरोपियन मार्केट में फ्री एक्सेस मिलती थी। ग्रीनलैंड पर दावा ठोकने के बाद ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नेदरलैंड्स और फिनलैंड पर एडिशनल 10% टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि ये देश उनके ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिशों का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा था कि 1 जून तक वो ये टैरिफ बढ़ाकर 25% करेंगे और ये तब तक लागू रहेगा जब तक ग्रीनलैंड को खरीदने की डील नहीं हो जाती। ट्रंप की इसी धमकी के जवाब में यूरोपियन पार्लियामेंट ने अमेरिका के साथ हुई टैरिफ डील को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। यूरोपीय पार्लियामेंट में ट्रंप के इस रुख का कड़ा विरोध हो रहा है। खासतौर पर डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड के नेता ट्रंप की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर बार्ट डे वेबर ने कहा कि यूरोपीय देश इस वक्त बहुत प्रेशर में है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। वेबर ने कहा कि यूरोप ने शुरुआत में ट्रंप की खूब चापलूसी की, उनके नखरे बर्दाश्त किए, लेकिन अब ट्रंप की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, इसलिए यूरोप को भी सख्त रुख अपनाना होगा। We're under a lot of pressure. We're 27 countries. And if you're under pressure, इस वक्त हम बहुत प्रेशर में हैं। हम 27 देश हैं और अगर आप दबाव में हैं तो 2 बातें हो सकती हैं। अगर आपके ऊपर बाहरी दबाव है तो आप या तो एकजुट हो सकते हैं या फिर प्रेशर में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त यूरोप दोहराए पर खड़ा है। जब उसको फैसला करना होगा, अब तक हम व्हाइट हाउस में नए राष्ट्रपति की खुशामद करते रहे थे। हम उनको तमाम रियायतें देते जा रहे थे। टैरिफ में भी हमने उनको मनमानी छूट दी। हमने ये रियायतें इसलिए दी क्योंकि हम यूक्रेन युद्ध के लिए उनका समर्थन चाहते थे। उस वक्त हम बेहद बुरी स्थिति में थे और हम अमेरिका पर बहुत निर्भर हैं, तो हमने उनको छूट दे दी थी। लेकिन अब उन्होंने सारी लक्ष्मण रेखाओं को पार कर दिया है और आज सवाल आत्मसम्मान बचाने का है। किसी ताकतवर देश का मातहत होना और उसका गुलाम बन जाना 2 अलग अलग बातें हैं। अगर हम इस वक्त झुक गए तो हम अपना आत्मसम्मान खो देंगे। किसी भी लोकतंत्र में शायद सबसे कीमती चीज आत्मसम्मान होती है, इसीलिए इसे बचाने को हमें एकजुट होना होगा। डेनमार्क के पड़ोसी स्वीडन ने भी ट्रंप की आलोचना की। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देश किसी की ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जान की बाजी लगाकर अपने इलाकों की रक्षा करेंगे। हमारे इलाके के नजरिए से देखें तो जाहिर है कि हम ये बात बार बार दोहराते रहे हैं कि डेनमार्क की क्षेत्रीय अखंडता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम दोनों देशों के बीच नजदीकी तालमेल है। मुझे लगता है कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, बल्कि पूरे आर्कटिक क्षेत्र में ऐसा करने की जरूरत है। लेकिन हम ब्लैकमेलिंग को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो काम हम नहीं करना चाहते वो हम किसी भी दबाव में आकर कतई नहीं करने वाले हैं। ये नेता कुछ भी कहें, ट्रंप अपनी मर्जी के मालिक हैं। ट्रंप का गाना है मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। वो डराते हैं पर कहते हैं मैं तो सिर्फ अमेरिका की ताकत के बारे में बता रहा हूं। वो ब्लैकमेल करते हैं पर कहते हैं मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं। और ट्रंप की बात सही है कि अमेरिका ने यूरोप के देशों की बहुत मदद की है, उन पर डॉलर्स की बरसात की है। हालांकि अब तक किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पब्लिकली ये जताने की कोशिश नहीं की, लेकिन ट्रंप तो बिजनेसमैन है। उनका कहना है कि अब तक यूरोप को अमेरिका ने जो जो दिया उसके बदले में ग्रीनलैंड तो बहुत छोटी सी चीज है।
ट्रंप पक्के डील मेकर हैं, न किसी का उधार रखते हैं न किसी पर उधार छोड़ते हैं। इसीलिए ट्रंप की किताब में किसी और मुल्क की कोई हैसियत नहीं है। जब दूसरे देशों के हेड ऑफ स्टेट उनकी बात का जवाब देते हैं तो ट्रंप उन्हें इस बात का एहसास करा देते हैं कि नेताओं के अपने देशों में हालात क्या हैं। इसीलिए ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसका अमेरिका से ज्यादा असर आजकल दूसरे देशों पर होता है।